हेलो एवरीवन। मैं रणधीर सर आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आप सभी का हमारे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं फिजिक्स फिजिक्स को लेकर के। फिजिक्स ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स देखेंगे। ट्वेल्थ फिजिक्स में जो आपका सिलेबस है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, फिर जो है ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ये आपका मुख्य 4 टॉपिक है क्लास 12th के लिए। फिजिक्स में इन्हीं 4 टॉपिक का गहन अध्ययन पढ़ना है। देखिए, इसमें जो सबसे अधिक मार्क्स के लिए है वो आपका करंट है, 28 मार्क्स का। इसके बाद ये आपका 14 मार्क्स का, ये आपका जो है ये आपका 16 मार्क्स का, ठीक है। और ये जो बचा 12 मार्क्स का। देखिएगा, इसको ऐड करने पे 12, 14, 26 बाकी 2, 2, 3, 4, 5, 70, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल, 70 नंबर आपका थ्योरी। तो ये 20 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है फिजिक्स का। देखिए, इसमें जो है सबसे अधिक मार्क्स का है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसी से ही मिलता जुलता है, इलेक्ट्रिक करंट से ही मिलता जुलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक करंट दोनों मिला जुला है, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, दोनों जो है जिसमें चार्ज, एक में क्या है, चार्ज जो है मोशन में रहता है और एक में क्या है, चार्ज जो है रेस्ट में रहता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को हम कह सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन मोशन, यानी भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश का जो प्रवाह जो होता है वह गति में होता है। इसमें आवेश का प्रवाह क्या होता है, गति में होता है, यानी आवेश जो होता है वो गति में होता है, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट, यानी जिसमें जो आवेश जो होता है वो विराम में होता है। आवेश कहाँ होता है, विराम में होता है। तो यही दोनों बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक करंट में डिफरेंस, एक में आवेश रेस्ट में होता है, एक में आवेश क्या होता है, मोशन में होता है। आवेश स्थिर अवस्था में होता है, आवेश गति अवस्था में होता है, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रिक करंट को लेकर चलते हैं, क्योंकि सबसे वास्ट टॉपिक है, अधिक मार्क्स का है। पिछले एग्जामिनेशन में इससे 30 से 32 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि इस बार तो क्वेश्चन का संख्या भी बढ़ा हुआ था। तो यदि आप इसको आप यानी 35 मार्क्स का आपका अकेले जो है करंट सेक्शन से क्वेश्चन रहता है, पिछले बार पूछा गया है। तो मैं भी इस बार भी उम्मीद करते हैं कि उतना मार्क्स का इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो यदि आप इस सेक्शन को अच्छे ढंग से कंसेप्ट के साथ
पढ़ते हैं तो आप 7 या कैसे 21 नंबर में तो आप पास ही है, आप 35 नंबर में यानी करंट से को भी आप अच्छा से पढ़ते हैं तो आप पास कर जाएंगे। लेकिन पास करना ही केवल नहीं है, हमको अधिक से अधिक मार्क्स लाना है, अधिक से अधिक मार्क्स हमको लाना है, अच्छा से अच्छा रिजल्ट हमको देना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि केवल हमको पास करना है, घिस तीस के पास कर दिए, नहीं। हमारे पास जितने सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं सभी जो है एक बेहतर बेहतर अंक प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आने वाले एग्जामिनेशन में बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। इसलिए हमसे जुड़े रहें और बेहतर अंक प्राप्त करते रहें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले इसमें एक लाइन लिख लेते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is the branch of physics in which we study about it is the branch of physics in which we study about charge in motion, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन मोशन। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यदि बात यहाँ पे किया जाए, इलेक्ट्रिक करंट है, यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यदि बात किया जाए तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is the branch of physics it is the branch of physics in which we study about charge in rest, ठीक है। यानी एक में चार्ज का अध्ययन, चार्ज जो है मोशन में होता है और एक में क्या हुआ चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है। इसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। यही आपका इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट में इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिलेबस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। फिर जो है आगे मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। अगला जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और लास्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
ये आपका सिलेबस है, ठीक है, करंट का, करंट सेक्शन का ये सिलेबस है। तब तक आप लिखिए, हम थोड़ा सा इसमें इंक भर लेते हैं। चलिए, हो गया। ये आपका करंट का सिलेबस है। आइए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको कहते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, देखिए यह जो है आपका जो है कम से कम इससे आपका 10 अंक का सवाल रहेगा। विद्युत परिपथ से, विद्युत परिपथ से आपका 10 अंक का सवाल कम से कम पूछा जाएगा। इसलिए चैप्टर को बहुत ही आसानी ढंग से पढ़ना है, समझते जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए सबसे पहले आप क्या, विद्युत परिपथ। परिपथ का मतलब क्या होता है, यानी रास्ता, यानी करंट जाने का रास्ता। अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट तब वही काम करेगा जब वह परिपथ से जुड़ा रहेगा। आइए, इसे समझने के लिए हम एक बैटरी लेते हैं, ठीक है। हमने एक बैटरी लिया है और एक जो है हमने बल्ब लिया है। अब क्या है कि इसका एक तार इससे जोड़ दें और एक तार इससे जोड़ दें, क्या बल्ब जलेगा? बल्ब जलेगा। हमने एक बैटरी लिया है, एक बल्ब लिया, दो तार है, एक तार यहाँ से इसमें जोड़ दिए, एक तार इसमें जोड़ दिए, क्या बल्ब जलेगा? तो नहीं, ये परिपथ का निर्माण नहीं कर रहा है। लेकिन जब यहाँ से हटा करके एक तार यहाँ लगा दें और एक तार यहाँ जोड़ दें, तब ये जलना शुरू कर देगा, प्रकाश उत्पन्न करना शुरू कर देगा, है ना। यानी ये परिपथ का निर्माण कर रहा है। तो परिपथ का मतलब क्या हुआ कि करंट, यानी इधर से करंट जाएगा और इधर से करंट आ जाएगा। यानी जब तक परिपथ बनेगा नहीं, धारा जाने का जो रास्ता होता है उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। यानी करंट जिस रास्ते से प्रवाह होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। विद्युत परिपथ का मतलब क्या हो गया कि जिससे करंट का प्रवाह होता है, ठीक है, जिस रास्ते से करंट का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। यानी धारा प्रवाहित होने वाली पथ को विद्युत परिपथ भी कहते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कि धारा प्रवाहित होने वाली परिपथ को भी विद्युत परिपथ कहते हैं। आप देखे होंगे कि देखिए धारा का जो प्रवाह जो होता है, ठीक है, आप देखे होंगे जैसे तार पे पक्षी वगैरह बैठे रहता है, ठीक है, तार पे जो है पक्षी जो है बैठे रहता है ना, इस प्रकार से। तो ये जो है ये कहीं तार पर है, ठीक है, तो क्या इसको करंट काहे न मारता है? क्योंकि ये परिपथ पूरा नहीं कर रहा है, परिपथ पूरा नहीं कर रहा है।
पहले तो इसका जो पैर है, इसका पैर का जो प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, ठीक है, तो करंट जो है सीधा निकल जाएगा। आइए इसको समझाने के लिए आइए हम एक बात बताते हैं। सपोज यहाँ से आप निकल रहे हैं, मान लीजिए कि स्कूल से आपका ये रास्ता है और यहाँ से दो रास्ता निकल जाता है और ये दोनों जो है फिर जाके यहाँ पे मिलता है। यहाँ से स्कूल से मान लो कि स्कूल है, स्कूल से छुट्टी हुआ, विद्यार्थी यहाँ पे पहुंचा, इस रास्ते से यहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ से दो रास्ता, एक रास्ता इधर से ऐसे गया, एक रास्ता इधर से ऐसे गया, और यहाँ भी ऐसा आगे मिल गया, यहाँ भी आगे ऐसे मिल गया। अब जान लो कि यहाँ पे इसका उच्च प्रतिरोध है, यहाँ पे उच्च प्रतिरोध है और यहाँ पे क्या है ना, निम्न प्रतिरोध है। देखिए प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, आगे पढ़ेंगे प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से दो रास्ता निकल गया, एक में उच्च प्रतिरोध है, माने एक में अधिक भीड़ भाड़ है, बहुत सारा भीड़ है, और एक में निम्न प्रतिरोध, एक में दो चार आदमी है। एक जो गली गई है उस गली में बहुत एकदम खचाखच आदमी भरा हुआ है, बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह है, भीड़ भाड़ वाला गली है। और एक जो है निम्न प्रतिरोध, यानी इसमें क्या है, कम भीड़ है, दो चार पांच है ना राहगीर चल रहे हैं। तो बताइए आप जो है जाना किस रास्ते से पसंद करेंगे, इधर से जाएंगे कि इधर से जाएंगे, एक भीड़ भाड़ वाला जगह से होकर जाएंगे कि कम जहाँ पे भीड़ है वहाँ जाएंगे। तो जरूर ही आप कम भीड़ भाड़ वाले जगह से जाएंगे, यानी निम्न प्रतिरोध से होकर जाएंगे और इस तरह से जाएंगे यहाँ पे निकल जाएंगे। क्योंकि आप अधिक भीड़ वाले जगह से जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्या होगा, बहुत रुकावट मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो एक आदमी हटा, फिर एक आदमी, फिर एक आदमी, यानी आपको अधिक रुकावट मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे आप सिंपल जान लीजिए एक सड़क है, ठीक है, और एक और सड़क है, तो एक सड़क है उसमें बहुत कम दूरी पर ही जो है ना वो ओट बना हुआ है, और एक सड़क में क्या है कि अत्यधिक दूरी पर ओट बना हुआ है। तो आप ज़्यादा जाना पसंद किस रास्ते से करेंगे, जहाँ पे कम ओट है, जिस सड़क में कम ओट है, कम ठोकर बनाया गया है, उससे आप जाना पसंद करेंगे। अधिक ठोकर वाला रोड से जाना पसंद नहीं करेंगे। तो यही आपका करंट में भी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो तार है, तार में जो पक्षी जो बैठी हुई है, ठीक है, तो इससे धारा क्या है, ऐसे जा रहा, यहाँ पे इसका प्रतिरोध कम है और इसमें प्रतिरोध क्या ज्यादा है। देखिए यहाँ पे जो है ऐसे धारा ये हो रहा है, इसका जो प्रतिरोध जो है क्या है, परिपथ का निर्माण नहीं कर रहा है, इससे क्या हो, करंट यानी इसको क्या है, करंट इसको नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही इसका कोई अगला पंख वगैरह कोई दूसरे तार से सट जाए, या इसका चोंच भी अगले तार से सट जाए, समझे, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, परिपथ का निर्माण हो जाएगा, और परिपथ जब निर्माण होगा तो करंट प्रवाहित होने लगेगा, और जब करंट प्रवाहित होगा तो उसको करंट लग जाएगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे विद्युत परिपथ यानी करंट प्रवाह होने का रास्ता, ठीक है, यानी जिस रास्ते से करंट का प्रवाह होता है उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। लिख लेंगे एक लाइन कि विद्युत परिपथ डैश दे करके कि जिस रास्ते से करंट का प्रवाह होता है, जिस रास्ते से करंट का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया विद्युत धारा, ठीक है, यानी धारा जो है जिस रास्ते से प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है, क्या प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित क्या होता है, विद्युत धारा। आप यहाँ देख रहे हैं धारा का मतलब क्या हो गया, इससे जल की धारा, हवा की धारा, है ना, तेल की धारा। तो धारा का मतलब क्या, फ्लो, यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यानी धारा का मतलब फ्लो से जल का प्रवाह, जल की धारा, यानी जल के आगे यहाँ से आगे बढ़ रहा है, धारा है कि नहीं, तो फ्लो यानी विद्युत धारा का मतलब क्या होता है कि आवेश जिस प्रवाह होती है, ठीक है, आवेश प्रवाह की जो दर होता है, दर का मतलब समय, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एक लाइन लिख लेंगे, आवेश प्रवाह की दर, आवेश
आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इसे I से लिखा जाता है, इसे I से लिखा जाता है। आवेश प्रवाह की दर का मतलब समय से भाग, यानी इसको हम कह सकते हैं I बराबर, है ना, यानी आवेश हो गया, और दर का मतलब समय से भाग, यानी आवेश बटा समय, यानी ऐसा भी कह सकते हैं, यानी धारा बराबर आवेश बटा समय। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, I बराबर आवेश को Q से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं, यानी I बराबर Q बटे T। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक आपको बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण बात समझना है कि I बराबर Q बटे T होता है, और यहाँ पे NE/T भी लिख सकते हैं इसको हम। I बराबर Q/T बराबर NE बटे T, और एक जो होता है वो होता है I बराबर DQ/dt। ठीक है, देखिए I बराबर Q बटे T और Q बराबर NE बटे T, यानी I बराबर NE बटे T और I बराबर DQ बटे dt। देखिए ये भी धारा है, धारा I बराबर NE बटे T और धारा बराबर DQ बटे dt। अब आपको यहाँ पे सस्पिशन है कि I का मतलब ये भी होता है, I का मतलब ये भी होता है, तो कहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? अब एक बात को समझिए। ठीक है, यहाँ पे I बराबर जो Q बटे T है और बराबर हमने लिखा NE बटे T। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब एक समान आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है, जब एक समान आवेश प्रवाहित होगा, प्रवाह की दर जो रहेगा, तो जब एक समान आवेश रहेगा तो I बराबर NE/T लगाएंगे, और जब असमान आवेश रहेगा तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? DQ बटे dt लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, तो पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहाँ पे क्या लगाएंगे वो आपको इस पर हम एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक बात लिख लेंगे भी। चलिए पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लिए, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब हम यहाँ एक लिखते हैं आगे, एक समान आवेश रहने पर, एक समान आवेश रहने पर I बराबर Q/T बराबर NE/T। ठीक है, और असमान आवेश रहने पर I बराबर DQ/dt। ठीक है, लिख लेंगे I बराबर Q बटे T और NE/T। एक समान आवेश जब रहेगा तो NE/T लेंगे, और जब असमान आवेश रहेगा तो DQ बटे dt लेंगे। देखिए यहाँ पे जो E जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और आवेश पता होना चाहिए आपको। 1.6 में 10 के पावर माइनस में 19 कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलाम होता है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हम आपको आगे लेके बढ़ते हैं। कहता है किसी तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से, किसी तार के अनुप्रस्थ
क्षेत्रफल से 600 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। किसी तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से 600 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो इससे 600 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है किसी तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति मिनट 600 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो इससे प्रवाहित होने वाले धारा का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसा सवाल है, कहता है किसी तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति मिनट 600 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो तार से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। अब देखिए प्रति मिनट का मतलब क्या हो गया कि एक मिनट में 600 कुल इलेक्ट्रॉन, प्रति मिनट 600 यानी एक मिनट में 600, फिर अगले मिनट में फिर 600, फिर अगले मिनट में 600, यानी यहाँ पे समान क्या हो रहा है, एक समान आवेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यानी एक मिनट में 600 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले मिनट में 600 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले मिनट में 600 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे एक समान आवेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, प्रश्न है किसी तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति मिनट 600 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो जब इसका हम हल में जब आगे बढ़ेंगे, देखिए जब हम हल आगे करेंगे इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I बराबर क्यू बाई टी, और क्यू का मतलब क्या होगा, एन ई हो जाएगा यहाँ पे एन ई बाई टी, यानी I बराबर एन ई बाई टी, I बराबर क्या हो गया, एन ई बाई टी हो गया। ठीक है, अब देखेंगे I का I हो गया, एन का मतलब क्या हो गया, नंबर, तो कितना है, तो 600, कितना है, तो 600 है, 600 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो होता है 1.6 × 10 के पावर माइनस में 19 कूलम्ब बटा टी का मतलब सेकेंड, टी का मतलब क्या, सेकेंड। यहाँ पे क्या, यहाँ पे टी में टाइम समय है, समय यहाँ क्या है, यहाँ पे एनी यानी प्रति है, समय आवेश बटे समय, यानी वहाँ पे प्रति सेकेंड, यहाँ पे मिनट दिया गया है, प्रति मिनट है 600, प्रति मिनट कितना है 600, यानी एक मिनट में 600, एक मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, कितना होता है 60 सेकेंड, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हल कीजिए, तो 1 यहाँ पे ए तोड़ेंगे, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 कट गया, 60 से 60 कट गया, आई और कितना आ गया, 16 × 10 के पावर माइनस में 19 आ गया, है ना। कूलम्ब प्रति सेकेंड, कूलम्ब प्रति सेकेंड क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे एक अंक दशमलव कोई नहीं बैठाइए, तो 10 के पावर माइनस 18 हो जाएगा, यहाँ एक अंक घट जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 19 से तो 18 हो जाएगा, चूँकि कैसे हो जाएगा, सो थोड़ा सा देख लीजिए, 16 है, यहाँ बटे 10 कर दिए, 10 के पास माइनस में 19 गुने 10 कर दिए, यानी आई बराबर एक स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए यहाँ हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, 10 के पावर 10 और 1 19 + 1 तो हो जाएगा -18, यानी यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी एक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति मिनट 600 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो उससे प्रवाहित होने धारा का मान कितना आ जाएगा, 1.6 × 10 के पावर -18 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक समान आवेश प्रवाहित हो रही है, एक समान आवेश प्रवाहित हो रही है, तो I बराबर Q/T बराबर NE/T लगाएंगे, यानी I बराबर NE/T, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 600 इलेक्ट्रॉन हो गया, गुने चार्ज कितना भाई 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब प्रति मिनट का मतलब एक मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 देंगे, यहाँ पे 600 कट जाएगा, यहाँ पे
कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 16 बचा, गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। एक स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे बाई 10 किया, यहाँ गुना भागा दिया 10 से, तो गुना भी करेंगे 10 से, 10 इसको दे दिए तो 1.6, और इसको दे दिए, घट के आप कैसे हो जाएगा। चलिए फिर से हम एक अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हमारा जो अगला जो सवाल है वो कहता है किसी तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजारना होगा। ठीक है, कहता है किसी तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजारना होगा, ऐसा क्वेश्चन है। कहता है किसी तार से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजारना होगा। देखिए प्रति इलेक्ट्रॉन, फिर से वही बात हो गया, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन हमको ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हल में हम आगे बढ़ेंगे। आई बराबर एनी बटे टी। आई का वैल्यू 1 एम्पियर, कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन हो जाएगा, चार्ज कितना होता है तो 1.6 10 के पावर माइनस में 19 कूलम्ब होता है। ये का मतलब क्या हो गया, 1 सेकेंड हो गया। एम्पियर है, एम्पियर को कूलम्ब प्रति सेकंड में लिखते हैं। एक वो यहाँ पर जाएगा 1 कूलम्ब है ना, और बटे 1 सेकेंड बराबर n गुने 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से सेकेंड क्या होगा, कट जाएगा, कूलम्ब से कूलम्ब आपका कट जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या है ना कि हमको n का मान निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी इसको नीचे भेजेंगे है ना, तो हो जाएगा आपका n बराबर, यहाँ पे ऐसा है ना, तो यहाँ जब इसको तोड़ेंगे तो 10 देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 10/16, यानी n बराबर 10/16 10 के पावर 10/16 और नीचे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 10/16 गुने 10 के पावर 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 10 और 16 है, जब भाग देंगे इसको तो 10 में 16 का भाग देंगे कितना आएगा, 10 और 16 96, 4.0 32 6.25 है ना, 6.25। यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे, n बराबर 6.25। एक मिनट, थोड़ा कैलकुलेशन ये है, नहीं वाला का सुना पड़ेगा ना, से 10/6 है। ठीक है, तो इसको आप यदि आप काटते हो तो कितना आ जाएगा, 5 और 8, 5/8, नहीं वहाँ लगा 0, दशमलव देंगे 0, 8 6 48, 2 0 2 16, 4 इतना आ जाएगा 0.625। यानी
n बराबर 0.625 गुने 10 के पावर 19। और इसको हम दशमलव को इधर उठाएंगे तो यहाँ घसकेगा, यानी आपका हो जाएगा n बराबर 6.25 गुने 10 के पावर 19 माइनस 1, n बराबर 6.25 गुने 10 के पावर 18। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रति सेकंड आपको इतना इलेक्ट्रॉन गुजारना पड़ेगा। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो सवाल है, कहता है किसी तार से प्रवाहित आवेश का मान, किसी तार से प्रवाहित आवेश का मान 2t स्क्वायर प्लस 3t है। किसी तार से प्रवाहित आवेश का मान 2t स्क्वायर प्लस 3t है, तो 2 सेकेंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। किसी तार से प्रवाहित आवेश का मान 2t स्क्वायर प्लस 3t है, 2 सेकेंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए यहाँ पे कहता है आवेश का मान। देखिए आवेश का मान क्या है, हमने बताया था जब एक समान आवेश रहेगा तो I बराबर NE/T, जब असमान आवेश रहेगा तो I बराबर dQ/dt लेंगे। देखिए यहाँ पे जब 2 सेकेंड का बात कर रहा है तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो एक जगह 8, एक जगह क्या है 6 आ रहा है। बताओ, तो असमान आवेश हो रहा है। आवेश क्या हो रहा है, असमान हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो असमान आवेश यहाँ पे है। ठीक है, तो असमान आवेश के लिए I बराबर dQ/dt लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे Q का वैल्यू आपका इतना हो जाएगा, आवेश का मान कितना हो गया, D, Q का वैल्यू हो जाएगा 2t स्क्वायर जो 2t हो गया, अब बटे यहाँ पे dt हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन आ गया, मैथ की भाषा है। ठीक है, देखिए आप लोग पढ़े होंगे डिफ्रेंसिएशन में कि जब इसको u प्लस v अलग अलग तोड़ेंगे तो d 2t स्क्वायर बटे dt और d 2t बटे dt। यहाँ पर 2 तरह का फंक्शन हो गया, u इंटू वी हो गया, तो 2 को छोड़ते हैं और टी स्क्वायर बटे dt, टी स्क्वायर छोड़ेंगे 2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस, यहाँ पर u इंटू वी है, 2 को छोड़ेंगे dt बाई dt और t को छोड़ेंगे और d2 बटे dt, ऐसा हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 2 का 2 हो गया, टी स्क्वायर का मतलब x पे पावर n के फार्मूला है, तो x पे पावर n का फार्मूला होता है n x पे पावर n माइनस 1। यहाँ पे टी स्क्वायर यहाँ टी के सापेक्ष है, यहाँ n का मान 2 है, यहाँ 2 हो जाएगा, t हो जाएगा और 2 माइनस 1 प्लस, ये कांस्टेंट है, संख्या का 0 होता है, टी स्क्वायर इंटू 0 हो जाएगा प्लस 2 हो गया, dt आपका कट जाएगा, गुना 1 हो गया, t हो गया, फिर से 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ हो गया 2 दूनी 4 और 2 में से गया 1, 4t। यहाँ हो गया, ये तो आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच गया, ये भी आपका खत्म हो गया। यानी हमारे पास I बराबर आ गया 4t प्लस 2, और जब t बराबर कितना है 2 सेकेंड, तो I बराबर 4 गुने 2 प्लस में 2, यानी 4 दूनी 8 प्लस में 2, यानी कितना आ जाएगा 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं एक बार। कहता है किसी तार से प्रवाहित आवेश का मान 2t स्क्वायर जोड़ 3t है, तो 2 सेकेंड में कितने धारा प्रवाहित होगी। तो I बराबर dQ/dt, चूँकि असमान आवेश है, 2 सेकेंड है, यहाँ पे 2t स्क्वायर 3t, यहाँ पे समय समान नहीं है, असमान है, समय समान नहीं है, यहाँ पे समय
3t है, यहाँ पे क्या टी स्क्वायर, यानी समय ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे आवेश क्या असमान हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना, 2 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो असमान आवेश के लिए डी क्यू बटे डी टी, क्यू का वैल्यू इतना हो जाएगा और डी टी यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ यू प्लस वी हो गया, एक बार यू को साफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे यू इंटू वी हो गया, यू इंटू वी, तो 2 टी स्क्वायर, 2 को छोड़ेंगे, टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस टी स्क्वायर को छोड़ेंगे, 2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस का प्लस, फिर से यहाँ पे यू इंटू वी, 2 को छोड़ेंगे, टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस टी को छोड़ेंगे, 2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे 2 का 2 हो गया, यहाँ टी स्क्वायर बटे डी टी है, हमने एक्स की पावर एन बटे डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स का फॉर्मूला एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो डी टी स्क्वायर बटे डी टी, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा एन का मान, तो यहाँ 2 लिखाएगा, टी 2 माइनस वन, 2 माइनस वन, प्लस टी स्क्वायर का टी स्क्वायर हो गया, और डी टू बटे डी एक्स, 2 संख्या है, संख्या का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, 0 हो गया यहाँ पे, प्लस 2 का 2, डी टी ऊपर डी टी नीचे कट जाएगा, वैल्यू 1 आएगा, 2 इंटू 1, प्लस यहाँ टी हो गया, 2 का 2, डी टू बटे डी टी, 2 कॉन्स्टेंट, संख्या 0 हो जाएगा, तो उन्हें 0 हो गया। यहाँ पे 2 दूनी 4, और टी हो गया, 2 में से गया 1, पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, प्लस 0 गुना होगा, है ना, 2 कम 2 हो गया, खत्म हो गया 0। 4t प्लस 2 आ गया, आई का मान 4t प्लस 2 आ गया, जब t बराबर 2 सेकेंड, कितना कहता है 2 सेकेंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी, t का मान 2 सेकेंड, तो t बराबर 2 सेकेंड, तो आई बराबर 4 उन्हें 2 प्लस में 2, तो 4 दूनी 8 प्लस में 2 है, कितना आएगा 10 एम्पियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें और अपने इस कीमती समय का सही सदुपयोग करें। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।